प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम इतिहास का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है दिल्ली सल्तनत। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, दिल्ली सल्तनत। पाठ का परिचय देखिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सुल्तान की शासन प्रणाली, नए राज्य। तो देखिए इन सभी बिंदुओं को हम देखेंगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सुल्तान की शासन प्रणाली और नए राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद ने भारत पर आक्रमण शुरू किए। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद ने भारत पर आक्रमण शुरू किए। उसने अनेक नगरों मंदिरों को लूटा, तहस नहस कर डाला। ठीक है। फिर 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा उत्तर भारत में हिंदू शासन का अंत कर इन आक्रमणों ने भारत में दिल्ली सल्तनत तथा मुसलमान शासन की नींव डाली। किसने डाली? किसके आक्रमणों ने डाली? किसके आक्रमण से डाला मुसलमान शासन का नींव? मोहम्मद गौरी। किसके? मोहम्मद गौरी के आक्रमण से। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद सिंहासन की जो प्रभार था कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की नींव डालता है। इस वंश के सभी शासक कभी ना कभी गुलाम रहे थे, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का था। उसकी मृत्यु के बाद जीता गया जो क्षेत्र था किसने संभाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इससे पहले हमने जो राजपूत शासन के बारे में पढ़ा था वहीं पर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र किया। अब उससे आगे का जो समय रहा है उसके आगे किस किसने कैसे शासन किया वो फिर क्या हुआ? जो हिंदू शासन तो समाप्त हो गया, दिल्ली सल्तनत आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ। ठीक है। किसने डाला था? मोहम्मद गौरी ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली क्योंकि इसके वंश में कोई ना कोई गुलाम रहा, इसलिए इसने गुलाम वंश की नींव डाली। 1206 से 90 ईस्वी में इनका समय काल, मतलब समय है, काल है, जैसे इन्होंने भारत में क्या करा? राज किया। इस वंश के सुल्तानों को मामलुक भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का संस्थापक रहा है। इस गौरी की मृत्यु के बाद जो जीता गया क्षेत्र था, कुतुबुद्दीन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की उस पर। फिर इसकी भी, कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु 1210 में हो गई। ठीक है। फिर कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश ने प्रभार संभाला, उत्तराधिकारी रहा। ठीक है। उसने अपने शत्रुओं के खिलाफ शक्तिशाली तुर्क प्रमुखों का एक गुट बनाया। शक्तिशाली तुर्क प्रमुखों का एक गुट बनाया और इसे चालीसा नाम दिया। तो इस तरह से शक्तिशाली लोगों का एक गुट बनाया ताकि वो शत्रुओं के खिलाफ सारी चीजें सही तरीके से उनका सामना कर सके। इस गुट को क्या कहा गया? चालीसा। उसने साम्राज्य को अनेक भागों में विभक्त किया। प्रत्येक भाग को इक्ता नाम दिया। क्या दिया? इक्ता। उसने टका जो कि चांदी का सिक्का और जीतर जो तांबे का सिक्का था, इस नाम से उसने मुद्राएं भी चलाई। टका और जीतल। जीतल है तांबे का सिक्का और टका है चांदी का सिक्का। सन 1236 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनी। कौन बनी? रजिया सुल्तान बनी। तो इस तरह से उसने शासन किया। पर उस समय क्या था इनकी क्या सोच थी? उस समय मध्यकालीन भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया। सबसे पहले एकमात्र महिला जो शासिका बनी है मध्यकालीन भारत में, एकमात्र महिला जो थी रजिया बनी। ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई। जो इल्तुतमिश के जो प्रमुख रहे, जिन्होंने इल्तुतमिश के जो प्रमुख थे, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि महिला कैसे शासक बन सकती है। उनको ये बात नहीं बर्दाश्त हुई। फिर उन्होंने उसको वहां से हटा दिया। इस चालीसा के प्रमुख ने इस चालीसा जो इल्तुतमिश के जो गुट के लोग थे जिसका नाम चालीसा था, उन लोगों ने मिलकर नसीरुद्दीन को अपना सुल्तान बनाया। उन्हीं प्रमुखों में से एक था नसीरुद्दीन, उसको अपना सुल्तान बनाया। 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गियासुद्दीन बलबन दिल्ली का क्या बना? सुल्तान बना। इसको भारत की सभी समस्याओं का पूर्ण बोध था क्योंकि ये सलाहकार था। इल्तुतमिश, रजिया और नसीरुद्दीन का क्या बना? सलाहकार बना। इसी वजह से इसको सभी चीजों का पूर्ण ज्ञान था।
ठीक है, सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर ध्यान दिया। उसने सोचा कि अब मैं ऐसे नियम बनाऊंगा, ऐसे कानून बनाऊंगा और पूर्ण इस साम्राज्य को शक्तिशाली पुनः संगठित करके और शक्तिशाली बनाऊंगा, इस जिसकी वजह से दरबार में उसने कठोर शासन लागू किया। उसके दरबारियों को सिजदा करना पड़ता था। ठीक है, तो सिजदा करना पड़ता था, उसके दरबार उसकी बातों को मानना पड़ता था, वो जैसा कहता था, जैसे कठोर शासन वो लागू करता था, वो सब करना पड़ता था। ठीक है, फिर इसकी भी बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश में कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ। अंततः एक सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने सिंहासन पर अधिपत्य कर लिया। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की नींव डाली। तो फिर आए इसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, किसने डाली? सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 में। अब आ जाइए, यहां से शुरू हो जाता है खिलजी वंश। देखो बच्चों, एक के बाद एक वंश समाप्त हो रहा है, जिसने समाप्त किया उसने अपना वंश आगे बढ़ा लिया। तो इस तरह से अब आया खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में। खिलजी वंश का महत्वाकांक्षी नव युवक अलाउद्दीन 1296 ईस्वी में सुल्तान बना। देखो, नींव किसने डाली? जलालुद्दीन ने। तो फिर जो नव युवक था अलाउद्दीन, जो बहुत महत्व, मतलब उसको कुछ भी करने से किसी प्रकार का डर नहीं था, बहुत महत्वाकांक्षी था, पर क्या था? बुरा था, बहुत बुरा व्यवहार था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, वो लोगों के साथ जबरदस्ती कर वसूल करता था। ठीक है, और उसने अपने चाचा जलालुद्दीन का धोखे से हत्या करके स्वयं क्या बन गया? स्वतंत्र रूप से स्वयं उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया। उसने धोखे से जलालुद्दीन को धोखा दिया और खुद खिलजी वंश का सुल्तान बन गया। सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रण किया। इसके लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। वह जब सुल्तान हो गया तो उसने नागरिकों को सोने चांदी के उपहार दिए। तो इस तरह से जब वो सुल्तान बना, अपने आप को सुल्तान उसने घोषित कर लिया, तो वो क्या, उसने खुशी से लोगों को सोने चांदी के उपहार बांटने शुरू करे। फिर उसे अधिक धनराशि की आवश्यकता थी। नया नया सुल्तान, नया नया साम्राज्य। तो उसने क्या करा? गंगा यमुना के बीच जो उपजाऊ क्षेत्र है, जहां पर खेती होती है, दोआब उपजाऊ क्षेत्र है। कौन सा? दोआब क्षेत्र। वहां जो धनी व्यक्ति थे उन पर उसने क्या करा? तो वो क्षेत्र तो उसने जीत लिया। जो धनी व्यक्ति थे उन पर, जो कृषि करवा रहे थे, उन पर उसने भूमि का कर बढ़ा दिया ताकि उसे धन की प्राप्ति हो। इसके अलावा सरदारों द्वारा वसूल किए जाने वाले लगान पर भी उसने कठोर दृष्टि रखी। उसने खेती की भूमि की नाप कराई, जितनी भूमि मतलब वहां पर थी, नाप कराकर फिर इस नाप के आधार पर उसने कर वसूलना शुरू करा और इसका लेखा जोखा वो बहुत अच्छे से रखता था। और इस तरह से उसके पास क्या आता था? पूरा नियंत्रण आ गया। धनराशि उसको अच्छे से मिल रही थी लगान और कर के रूप में। ठीक है, लगान जो भूमि के ऊपर लिया जाता है, टैक्स। उसने गुजरात एवं मालवा के राज्यों पर चढ़ाई की। ठीक, और रणथंभौर चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर राजस्थान पर अपना अधिकार कर लिया। किसकी बात हो रही है? ये अलाउद्दीन की। ठीक, उसने दक्षिणी भारत में अपने गुलाम मलिक कफूर को सेनापति बनाकर वहां पर भेजा। मलिक काफूर ने सभी दिशाओं में लूटमार और भारी मात्रा में सोना एकत्र किया। मलिक काफूर ने मदुरई नगर पर भी आक्रमण किया। उसने दक्षिण के राज्यों के शासकों को इस शर्त पर शासन करने दिया कि वे सुल्तान को कर देते रहें, और जो मतलब शासन वो राजा उन राजाओं को उसने राज्य करने की अनुमति दी कि वो राज्य तो करे लेकिन उसका कर सुल्तान को देते रहे। उत्तर भारत की कोई भी सेना इससे पहले इतने सुदूर दक्षिण तक नहीं पहुंची थी, फिर भी दक्षिणी भारत पर उसका सीधा अधिकार नहीं था। तो इस तरह से देखो, सीधा अधिकार तो नहीं था, लेकिन ये था कि तुम हमें कर देते रहो, शासन करते रहो, ऐसा इनका तरीका था। खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान को मार डाला गया और उसके स्थान पर तुगलक वंश के सुल्तान दिल्ली पर शासन करने लगे। फिर क्या हुआ? इस खिलजी वंश के बाद कौन सा आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश का समय देखिए 1320 ईस्वी से 1399 ईस्वी। देखो, तुगलक वंश के जो शासक में जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक अधिक प्रसिद्ध रहे हैं।
इनका समय देखिए 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, उसके मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासन काल में उत्तर अफ्रीका का एक अरब यात्री इब्न बतूता भारत में आया। उसने मोहम्मद तुगलक के शासन काल में यहाँ के निवासियों के जीवन के विस्तार के साथ वर्णन किया। उसने तर्क पर आधारित सिद्धांतों पर शासन चलाने का प्रयत्न किया। उसके सलाहकार में एक गणितज्ञ और एक तर्क शास्त्री भी था। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के समय उत्तर अफ्रीका से एक अरब यात्री इब्न बतूता आया, तो उसके जो लिखित विवरण से पता चलता है कि वहां पर किस तरह से उसने शासन किया, कैसे उसके सिद्धांत थे, सिद्धांतों पर वो सिद्धांत आधारित वो शासन करता था। उसके सलाहकार गणितज्ञ तर्कशास्त्री भी थे। ठीक है, उसने अधिक धन एकत्र करने के लिए, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिक धन एकत्र करने के लिए दोआब के किसानों पर कर बढ़ा दिया। लोगों ने इस बढ़े हुए कर को देने से इनकार किया और उस समय दोआब में अकाल पड़ गया। ठीक है, अकाल पड़ गया, अतः लोगों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंत में सुल्तान को अतिरिक्त कर वसूल करने के आदेश को रद्द करना पड़ा। जब कृषि पर, भूमि पर लगान और कर इतना अधिक प्राप्त हो रहा तो लोगों ने खेती करनी छोड़ दी, क्योंकि वहां पर सूखा पड़ गया। फिर उसको मानना पड़ा किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को, कि उसने जो अधिक कर वसूलने की जो नीति अपनाई थी उसको वापस लेनी पड़ी। मोहम्मद अपनी राजधानी, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी थी दिल्ली से उसने हटाकर देवगिरी को ले लिया। उसका देवगिरी का नया नाम रखा दौलताबाद। दौलताबाद औरंगाबाद के निकट रहा है, वहां से दक्षिण भारत के प्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सकता था। मोहम्मद का यह प्रयास जो रहा सफल नहीं रहा, क्योंकि एक समय पर दो स्थानों का प्रभार कैसे संभालता, क्योंकि उत्तर भारत दूर था यहाँ से, कि दक्षिणी भारत से उत्तर भारत दूर था, इसलिए वो अपनी सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाए, इसलिए उसने वापस दिल्ली को ही अपनी राजधानी बना ली। मोहम्मद ने एक और प्रयोग किया, यह भी अधिक धन प्राप्त करने के लिए किया गया था। उसने पीतल तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए, जिसको राजकोष में देकर बदले में सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त किए जा सकते थे। मोहम्मद की योजना भी विफल रही, क्योंकि राजा के अलावा बहुत से लोग ऐसे सिक्के बनाने लगे जिसमें अर्थव्यवस्था पर सुल्तान को कोई नियंत्रण नहीं रहा। अंततः सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन भी उसने बंद कर दिया। दुर्भाग्य से मोहम्मद से क्या है, उसकी सारी नीति और योजनाएं असफल रही। उसकी जनता और उसके जो उलेमा सरदार भी उससे असंतुष्ट रहे। ठीक है, फिर देखिए मोहम्मद के बाद चचेरा भाई फिरोज शाह, इसका समय 1351 ईस्वी से 1378 ईस्वी गद्दी पर बैठा। इसके बाद कौन बैठा, चचेरा भाई फिरोज शाह। ठीक है, उसने सरदारों और उलेमाओं का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उसने उन्हें लगान का अनुदान देकर संतुष्ट रखा। किसे, सरदारों और उलेमाओं को। जहां पर सरदार उलेमा किससे संतुष्ट नहीं थे, मोहम्मद से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिरोज शाह ने उनको संतुष्ट किया हुआ था लगान का कुछ हिस्सा देकर। उसने प्रशासन की कुछ नीतियों को परंपरावादी उलेमाओं द्वारा प्रभावित होने दिया, परंतु उसके साथ साथ सुल्तान की शक्ति भी कम हो गई। तो उसने किसको बढ़ावा दे दिया, सरदारों उलेमाओं को, जो पुराने समय से उनके साथ थे, उनको आगे बढ़ा दिया। तो अब इसकी शक्ति क्या हो गई, सुल्तान की शक्ति कमजोर हो गई। इस बीच में कुछ प्रांतों के शासकों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कहाँ के शासक थे, आधुनिक बिहार बंगाल के शासकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। फिरोज की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध आरंभ हुआ। बहुत से प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र होकर अपने प्रांत के शासक बन गए। अंत में तुगलक वंश के सुल्तानों द्वारा राज्य केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में सीमित रहा। सन 1398 में तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, भारत पर आक्रमण उसने कर दिया। उसका उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूटमार लेकर मध्य एशिया लौटना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली नगर को लूटा, नगरवासियों की हत्या करके पर्याप्त मात्रा में धन लूटकर समरकंद लौट गया।
1413 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया और एक स्थानीय शासक ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और सैयद वंश की नींव डाली। सैयद वंश का समय देखिए 1414 ईस्वी से 1451, ज्यादा समय तक ये वंश नहीं चला, ठीक है, बहुत थोड़ा ही शासनकाल रहा है। फिर क्या हुआ, एक दूसरे गवर्नर ने जो लोदी वंश का एक अफगान सरदार था, दिल्ली के राज्य पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया। तो देखिए सैयद वंश की नींव डली, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहा। फिर इसके बाद एक दूसरे गवर्नर लोदी वंश का आगमन हुआ, अफगान सरदार था वो, ठीक है, उसने दिल्ली पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया। अब आ जाइए लोदी वंश। 1451 से 1526 ईस्वी लोदी वंश का समय, ठीक है। बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। उसने लोदी वंश के शासकों को संगठित करने का प्रयास किया। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इसका समय है सिकंदर लोदी का। तो सिकंदर लोदी ने पश्चिम बंगाल तथा बिहार की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। वे अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा ले गया। सिकंदर लोदी दिल्ली से अपनी राजधानी को किससे बना दिया, आगरा, दिल्ली थी पर उसने अब किसे बना दिया, आगरा को। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य करके सिकंदर ने प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। ठीक, वस्तुओं के मूल्य घटाकर और मूल्यों पर नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। तो इस तरह से सिकंदर लोदी ने बहुत से ऐसे काम किए जो जनता के लिए सही थे। लोदी सुल्तान अफगान थे। लोदी सुल्तान कौन थे, अफगान थे, अतएव अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अधिक निर्भर थे। उनमें से कुछ ने विद्रोह करके अपने संतोष को व्यक्त किया। प्रमुख अफगान सरदारों ने अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी का बड़ा विरोध किया। अंत में काबुल के शासक बाबर के साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र किया और सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम को पराजित कर दिया। तो इन्हीं के अफगान सरदारों ने अपने ही इब्राहिम लोदी जो इन्हीं का ही सदस्य था, इसका क्या विरोध किया और फिर किसके साथ मिलकर इसको पराजित किया, बाबर के साथ मिलकर, काबुल का शासक रहा है, बाबर के साथ मिलकर इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया 1526 ईस्वी में। फिर आ जाइए सुल्तान की शासन प्रणाली कैसी रही है। तो दिल्ली सल्तनत पर जो मुसलमानों का राज बना वो सुल्तान कहलाए। सुल्तान की तरीका क्या था, सुल्तानों की शासन प्रणाली का मुख्य संबंध भूमि का लगात वसूल करके तथा उसका हिसाब रखना। तो इनका ये तरीका था कि अपना शासन चलाओ, धन कमाने का एकमात्र के भूमि का लगान लेना था। साथ ही वह कानून व्यवस्था को भी बनाए रखते थे। कुछ आरक्षित भूमि की भी थी उनके पास, कुछ आरक्षित भूमि थी और उस पर सीधे सुल्तान का अधिकार था। इस भूमि के लगान को सुल्तान अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए व्यय करता था। इस प्रकार भूमि का लगान निश्चित था। उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। यह राज्य का हिस्सा था, ठीक है। तो इस तरह से अपनी जो निजी भूमि थी उस पर जो लगान मिलता था वो अपनी आवश्यकताओं को अपने लिए प्रयोग करता था, और बाकी जो भूमि थी वो राज्य का हिस्सा था। गांव जिले में काम करने वाले स्थानीय अधिकारी इस लगान को वसूल करते थे। जो गांव जिले में स्थानीय अधिकारी थे वो इस लगान को वसूल करके राज्य तक पहुंचाते थे, ठीक है। गांव के प्रशासन प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं था, ठीक है। मुकद्दम गांव का वंशानुगत मुखिया होता था। मुकद्दम जो था वंशानुगत मुखिया होता था। मुकद्दम पटवारी स्थानीय कागजात रखता था। मुशर्रिफ लगान वसूल के समय जो सहायता करता था उसके हिसाब की देखभाल रखता था, ठीक है। दरबार में ऐसे भी अधिकारी होते थे जो लगान का हिसाब रखते थे। इन अधिकारियों में वजीर और बख्शी कौन, सेना का अधिकारी। वजीर और बख्शी कौन थे, हिसाब किताब रखते थे और ये प्रमुख थे दरबार के अंदर। वजीर और उसके कर्मचारी लगान वसूल हो जाने पर उसके हिसाब की देखभाल करते थे और अनुदान का लेखा रखते थे। प्रमुख
काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश जो मतलब कानून से संबंधित कार्य कौन करता था? काजी करता था। ठीक है, वह धार्मिक मामलों में भी अपनी राय देता था और ना धार्मिक मामले में भी अपनी सलाह राय देता था। वजीर इन सभी अधिकारियों के कार्यों की देखरेख करता था। जो वजीर होता था ये सब अपने अपने कार्य ठीक भली प्रकार से कर रहे हैं, इन सब की देखरेख कौन करता था? वजीर। सुल्तान बहुत अधिक मात्रा में वजीर के कार्य कौशल और उसकी सलाह पर निर्भर था, किंतु अंतिम निर्णय सुल्तान का ही होता था। तो सलाह लेता था और सारी विचार करता था और अपना अंतिम निर्णय कौन लेता था? सुल्तान ही लेता था। ये वजीर से क्या लेता था? सलाह। अब आ जाइए नए राज्य। इस समय नए राज्य भी उभरे। जैसे जैसे सल्तनत की शक्ति कम होती गई, देश के विभिन्न भागों में बहुत से नए राज्य बनते गए। ठीक है, पश्चिमी भारत में मालवा गुजरात के राज्य, अहमदाबाद नगर की स्थापना करने वाले अहमद शाह ने गुजरात राज्य को शक्तिशाली बनाया। ठीक है, अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की और उसने ही गुजरात को शक्तिशाली बनाया। सुंदर दुर्ग नगर मांडू को बनवाने वाले हुसंग शाह ने सुंदर दुर्ग नगर मांडू को बनवाया था। हुसंग शाह ने शासनकाल में मालवा का राज्य महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, गुजरात और मालवा लगातार परस्पर युद्ध करते रहे, जिससे उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो आपस में लड़ने की वजह से इनकी शक्ति हो गई नष्ट। राजपूतों के दो राज्य मेवाड़ और मारवाड़ भी आपस में युद्ध करते रहे। मेवाड़ का राणा कुंभा बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति था। वे अच्छा कवि और संगीतकार भी था। ठीक है, इसी समय के लगभग राजपूतों के जोधपुर और बीकानेर जैसे अन्य बहुत से राज्य भी स्थापित हुए। तो देखिए ये सभी जो है नए राज्य, जोधपुर, गुजरात, बीकानेर। ठीक, इस काल में कश्मीर का राज्य भी महत्वपूर्ण बन गया। जैनुल आबिदीन कश्मीर का बड़ा ही लोकप्रिय शासक रहा है। जैनुल आबिदीन कश्मीर का बड़ा लोकप्रिय शासक रहा है। ठीक है, पूर्वी भारत में आ जाइए। पूर्वी भारत में जौनपुर बंगाल दो प्रमुख राज्य रहे। जौनपुर पर शर्की वंश के लोगों का राज्य था, बंगाल पर विभिन्न वंश के लोगों का राज्य। दक्षिणी और सुदूर दक्षिण में बहमनी और विजयनगर की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली थी। किसकी? बहमनी राज्य की नींव किसने डाली थी? हसन गंगू ने। 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह रचा। बहमनी राज्य को बहमन शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। इस राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी नींव डाली थी विजयनगर की। इन्होंने होयसल के राज्य के क्षेत्र को विजय किया। होयसल के होयसल राज्य के क्षेत्र को जीत लिया। सन 1336 में विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासित घोषित कर लिया। ठीक है, इन्होंने हरिहर बुक्का ने। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी कहा जाता है, आधुनिक हम्पी जो है हस्तिनावती है, हस्तिनावती को अपनी राजधानी बनाई। तो हरिहर बुक्का ने अपनी जो राजधानी बनाई हस्तिनावती को बनाया। ठीक है, बहमनी और विजयनगर आपस में युद्ध करते रहते थे। ये दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि थी। क्या? कौन सी भूमि उपजाऊ थी? दोआब। इसके अलावा गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। विजयनगर ने 1370 ईस्वी में मदुरै को भी जीत लिया। किसे जीत लिया? मदुरै को। ठीक है, रेवा द्वीप आधुनिक गोवा कहा जाता है। आधुनिक जो गोवा है उसका नाम क्या था? रेवा द्वीप। तो रेवा द्वीप जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उस पर भी अधिकार कर लिया गया। इस विशाल देश के ये सभी राज्य बड़े शक्तिशाली बन गए क्योंकि इन्हें भूमि से पर्याप्त लगान मिलता था, व्यापार से बहुत आय मिलती थी। पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार भी रहा है। बहमनी और विजयनगर के राज्य भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान, मालवा इस विशाल देश के आंतरिक व्यापार में वैभवशाली बन गया। इन्हीं राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ, परंतु राजनीतिक दृष्टि से राज्य इतनी शक्तिशाली नहीं थे जितने दिल्ली सल्तनत के। तो इस तरह देखो राजपूतों के जो राज्य क्यों नहीं थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। अगर आपस में झगड़ते नहीं तो बाहरी आक्रमण नहीं होते, वो उन पर भारी हो जाते। क्या था? टुकड़ों में बढ़ गए थे राजा आपस में, कमजोर हो गया शासन, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई।
शक्तिशाली, क्योंकि जब हम चीजों को तोड़ देते तो फिर क्या है, सामने वाला उसको आसानी वहां पर आसानी से कब्जा लेता है। एका नहीं था सबसे बड़ी बात। ठीक है, चलिए शब्दावली। इक्ता का अर्थ है इल्तुतमिश द्वारा साम्राज्य के विभिन्न भूभागों को दिया गया नाम, जिन्हें वेतन के स्थान पर प्रमुखों में बांटा गया। टका, इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का। जीतल, इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया तांबे का सिक्का। सिजदा, सुल्तान को सलाम करने के लिए घुटनों के बल बैठकर अपने मस्तक को झुकाकर पृथ्वी को स्पर्श करना सिजदा कहलाता था। मुकद्दम, गांव का वंशानुगत मुखिया। ठीक है, काजी, प्रमुख न्यायाधीश तथा धार्मिक मामलों में परामर्शदाता, सलाहकार। वजीर, सुल्तान का सलाहकार जो सभी अधिकारों के कार्यों को देखता था। तो इस तरह से इनका मतलब देख लीजिए, इक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इक्ता का जीतल, सिजदा, मुकद्दम, काजी, वजीर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आज सारांश पाठ को मैंने अच्छे से समझा दिया है खुल के। आपको क्या करना है, मोटे तौर से यहाँ पर सारांश को देख लीजिएगा, जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, पाठ समाप्त होता है। अभ्यास कार्य, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, भारत में गुलाम वंश की नींव डाली, किसने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ख देखिए, सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और उन्हें नाम दिया, क्या दिया, प्रांतों में विभाजित करके, इक्ता का। ठीक, ग देखिए, डैश ने कुतुब मीनार के निर्माण के काम को पूरा किया, किसने किया, इल्तुतमिश ने। अगला देखिए, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान कौन, जलालुद्दीन खिलजी। अगला अभ्यास देखिए, रिक्तानों की पूर्ति कीजिए। का देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी डैश था, इल्तुतमिश था। ठीक है, अगला देखिए, ख, प्रमुखों को वेतन के स्थान पर दी गई भूमि को इक्ता कहते थे। ठीक, बलबन के दरबार में दरबारियों को सुल्तान के सामने सिजदा करना पड़ता था, सिजदा। ठीक, अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से डैश की हत्या कर दी, जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन खिलजी की। ठीक है, अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उत्तर अफ्रीका का एक अरब यात्री भारत आया, कौन, इब्न बतूता। ठीक, चलिए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, मामलुक वंश के बाद खिलजी वंश को शासन का अंत हुआ, गलत। अगला देखिए, लोधी वंश का समापन सिकंदर लोधी ने किया, गलत। अगला, पटवारी गांव का वंशानुगत मुखिया होता है, गलत। अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो उसने नागरिकों को यातनाएं दी, सही। जैतुल जैनुल आबिदीन कश्मीर का बड़ा लोकप्रिय शासक था, सही। विषय निष्ठ प्रश्न, चौथा और पांचवा संक्षेप विस्तार में इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे पाठ के अनुसार। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।